Good morning, student. Today we are discussing the following topic of unit number 4. One is phasor diagram, AC through a resistance only, AC through capacitor only, and AC through inductor only. These are the topics which are covered in our today lecture. Okay. Now let us start the first topic, phasor diagram. फेजर डायग्राम क्या है? देखो जरा, मान लिया आपके पास इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट, या फिर आप ये कह सकते हो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. अब यहाँ पर एंगल देखो दोनों का, क्या है? एंगल ओमेगा टी है. इसका मतलब करंट एंड ईएमएफ बोथ आर लाई इन अ सेम फेज. ओके, दैट इज, तो हम क्या करेंगे, करंट और वोल्टेज दोनों को एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. और बताओ एंगल दोनों का कितना है? ओमेगा टी है. तो इस जगह पर जो बड़ा वाला वेक्टर है उसे आप ईएमएफ कंसीडर करोगे, और छोटा वाला आप जो एरो लोगे, पीछे जो एरो लोगे, उसे आप करंट बोलोगे. ओके, बिकॉज द ईएमएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. सो the in 11th you have studies that the magnitude, the length of the vector represent the magnitude of the quantity. Okay, the voltage or EMF has larger magnitudes as compared to the current, so the vector of EMF should be taken larger or bigger as compared to the current. Okay, here current and voltage both are belong in a same phase. It means both are at angle omega t. Okay, अगर सपोज ये कहानी रहती है कि मान लिया I इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसकी कहानी क्या बनी? बताओ. ये जो आपका ईएमएफ है, ईएमएफ का एंगल बताओ कितना आ रहा है? ओमेगा टी आ रहा है. करंट के केस में ये एंगल कितना आ रहा है? ओमेगा टी प्लस फाइव है. हियर द करंट लीड्स द ईएमएफ बाय एन एंगल फाइव. सो इसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, तो बताओ ये वेक्टर मैंने ले लिया ओमेगा टी एंगल पर. ओके, सिंपली. तो बताओ ये वेक्टर किसका होगा? ई का. अब करंट आपकी ईएमएफ से कितने डिग्री आगे है? 5 डिग्री. तो मैंने सपोज ये एंगल बोल दिया आई के लिए, और ये एंगल दोनों के बीच का क्या हो गया? 5 हो गया. तो फेजर डायग्राम क्या है? फेजर डायग्राम है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMF vector and current vector with a proper phase is called phasor diagram. Okay, क्या है? The graphical representation of EMF vector and current vector with a proper phase is called phasor diagram. Okay, अगर मान लेते यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव रहता, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो करंट है वो लैग बिहाइंड है किससे? ईएमएफ से. कितने एंगल? 5 एंगल. ओके, तो ये वेक्टर हम किधर ले लेते? पीछे की तरफ आप कंसिडर कर लेते, इससे ओमेगा टी एंगल बना देते, तो ये आ जाता आपका ओमेगा टी माइनस 5. ओके, तो फेजर डायग्राम आपको क्लियर हुआ. फेजर डायग्राम एक बार और दोबारा डेफिनेशन सुन लो. फेजर डायग्राम की डेफिनेशन क्या कह रही है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ current vector and EMF vector with a proper phase is called phasor diagram. Okay, these are the examples. Okay, अगर सपोज आप चाहो तो इस वाले वेक्टर के लिए हम सिंपली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो, अगर मुझे ओमेगा टी नहीं दिखाना हो, बोथ आर बिलोंग इन अ सेम फेज, तो ये आई हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एसी थ्रो resistor only. Suppose we have a resistance R
a source of EMF is connected across it. Okay, that is E is equal to E naught sin ओमेगा टी. ओके, तो देखो जरा, आप चाहो तो इसे B से भी रिप्रेजेंट करते हो. B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी. आगे हम एक दो जगह करेंगे. तो आप E से रिप्रेजेंट EMF रिप्रेजेंट कर लो या इसका पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर लो. ओके, तो देखते हैं यहाँ पर. आपको पता है कि EMF कितना दे रखा है, बताओ. आई E इज इक्वल टू EMF कितना गिवन है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, अगर चाहो तो आप फिगर को एक्सप्लेन कर सकते हो. स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हो? लेट अस कंसीडर वी हैव अ रेजिस्टेंस R. A source of EMF E is equal to E naught sin omega t is connect across it. Now the EMF E is equal to sin omega t and current कितना आएगा बताओ? I is equal to, है ना, क्या होता है बताओ? V is equal to IR. तो I is equal to E upon R. ओके, तो E की वैल्यू रिप्लेस कर लो. E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा? R. बताओ, E अपॉन R क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, बट E अपॉन R, E नॉट अपॉन R इज इक्वल टू आई नॉट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. ओके, तो ये आपका निकल के आ गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, सो हियर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इट मीन्स द करंट एंड वोल्टेज will remain in a same phase through the resistance. Okay, there is no phase difference between current and voltage through the resistance. Okay, now graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहेगा? देखो, आपको सबसे पहले EMF की डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. अब क्योंकि दोनों सेम फेज में रहे तो करंट की वैल्यू भी यहीं से शुरू होगा, लेकिन आप इसमें जो करंट वाली वेव है उसे स्मॉल एम्पलीट्यूड का शो करोगे. ये हो गई आपकी आई नॉट और ये हो गया आपका ई नॉट. ओके, इधर आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा. इधर आपका I और R E आ जाएगा. ओके, ये हो गया ग्राफिकल. फेजर डायग्राम देखते हैं. फेजर डायग्राम में बिकॉज बोथ आर लाई इन अ सेम फेज, सो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लिया ये एंगल ओमेगा टी है. तो बताओ, दोनों की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन आई थी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और EMF की निकल के आई है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो बोथ आर बिलोंग्स इन अ सेम फेज. ओके, ये आपकी हो गई E की. ओके, दिस इज द फेजर डायग्राम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज AC थ्रू inductor only. Suppose we have an inductor of self-inductance L. A source of EMF is connected across it. E is equal to E naught sin omega t. Okay, whenever we connect the source of EMF, because it is the source of alternating current, so due to this alternating current an induced EMF produced in it. Okay, now an induced EMF produced in it. Okay, तो बताओ टोटल वोल्टेज आपके पास कितना बनेगा? आपने अप्लाई किया है प्लस ये वाला है ना जो इसके अंदर जनरेट हुआ, तो टोटल EMF आपके अंदर हो गया. टोटल EMF हो गया इस सर्किट का कितना? देखो यहां पर
आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई किया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो इस कॉइल के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बताओ नेट ईएमएफ कितना बना। नेट ईएमएफ बना आपके पास ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो आपने अप्लाई किया प्लस, बताओ इसके अंदर जनरेट हुआ एल डी आई ओवर डी टी। ओके ओके, बिकॉज देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई ओवर डी टी होता है। ओके, अब यहाँ पे बताओ नेट, अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है। बताओ R कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो कोई लगा हुआ है नहीं, तो R कितना माना जाएगा, 0। तो बताओ नेट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ओके, तो ये क्या बना आपका, नेट वोल्टेज बन गया इस सर्किट के अंदर। ओके, V इज इक्वल टू 0। क्यों 0 करा आपने, क्योंकि R यहाँ पर अप्लाई नहीं किया हुआ है। जब R नहीं है तो वैल्यू आपकी R की 0 हो गई, तो V इज इक्वल टू 0 हो गया। तो नेट आपका ये बन के आ जाएगा L माइनस एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बताओ ये आएगा आपका डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ द नेट करंट I इज इक्वल टू, इससे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। कोई भी आप चाहो तो इसमें लिमिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिंपली इंटीग्रल करके दिखा सकते हो। ई नॉट अपॉन एल, साइन का इंटीग्रल आएगा आपका कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यानी जो टी के साथ प्रोडक्ट में होगा वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, डिवाइड में। ओके, तो बताओ टोटल ये कितना बन गया, ओमेगा एल, कितना बन गया, ओमेगा एल। तो ये बनेगा आपका I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ओके, कॉस ओमेगा टी। ओके, अब यहां पर देखो साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओके, तो यहां पर देखो जरा चेंज आएगा, माइनस का साइन ये है। अब देखो अगर मैं इस ओमेगा एल क्या है, देखो ओमेगा एल, इससे लिखोगे आप एक्सएल, दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे कि आप प्रॉपर रेजिस्टेंस के लिए बोलते हो आर लिखते हो, आर क्या होता है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है। तो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा फॉर एसी, उसे आप रिप्रेजेंट करोगे एक्सएल से। एक्सएल क्या है, एक्सएल एक रेजिस्टेंस ही है जो कि एक इंडक्टर अप्लाई करता है एसी के केस में। डीसी के केस में कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होगा। ओके, डीसी के केस में एक्सएल क्या रहेगा, 0 रहेगा, बिकॉज देखो अभी हम लिखते हैं तो एक्सएल क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई न्यू और एल, ये क्या बना आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस। आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, यूनिट इसकी ओम रहती है बिकॉज इट इज द रेजिस्टेंस। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड माइनस कॉस ओमेगा टी, इसे आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, क्यों करा हमने ये कहानी, क्योंकि ईएमएफ आपने साइन की टर्म में ले रखा है और ये निकल के आया कॉस की टर्म में। तो बताओ दोनों को सेम टर्म में लाने के लिए, ताकि हम फेजर डायग्राम में फेज आपका जो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है उसे इजीली कंसिडर कर सकें, तो उसके लिए हमने क्या करा, दोनों को सेम टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रॉम 1
तो बताओ I इज इक्वल टू आ गया I नॉट, दैट इज ये क्या बना एक्सएल, या एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ई नॉट ओवर एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. ओके, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, बट ई नॉट ओवर एक्सएल ये बन जाएगा आपका आई नॉट, दैट इज द मैक्सिमम करंट. ओके, तो बताओ कितना आया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो इस जगह पे आप लिख सकते हो हेंस इन द इंडक्टर द करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाई टू. ओके, क्या लिख दोगे, हेंस द करंट इन अ इंडक्टर लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाई टू. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो फेजर डायग्राम, सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले आपको करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, सॉरी ईएमएफ का ड्रॉ करना है, क्योंकि ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इधर टाइम, इधर ई और आई दोनों है. अब बताओ ये एंगल जीरो होता है ना, ये एंगल क्या होता है, जीरो. ये एंगल रिप्रेजेंट करता है 90, ये एंगल रिप्रेजेंट करता है 180, ये 270 एंड 360. ओके, तो जिस कंडीशन पे ईएमएफ 90 पर होगा तो उस कंडीशन में करंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तभी तो आप कह सकोगे ईएमएफ 90 है और करंट आपका जीरो, तो इसका मतलब है ईएमएफ करंट से 90 डिग्री क्या हो गया, आगे हो गया. ओके, तो बताओ आपका जो ग्राफ है इस जगह से बनना स्टार्ट करेगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का लीजिएगा इस तरीके से. ओके, तो ये आपकी हो गई करंट, इसे आप नीचे भी दिखा सकते हो, और ये हो गया तुम्हारा ईएमएफ. फेजर डायग्राम, देखो जरा, मान लिया ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये आपने बोल दिया ओमेगा टी एंगल है, दैट इज ई. और बताओ ये करंट इससे 90 डिग्री पीछे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट पीछे का मतलब हो गया, ये देखो इस तरीके से आप करंट को रिप्रेजेंट कर दोगे, ये आपकी क्या हो गई, करंट हो गई आई. ओके, ये क्या रहा आपका फेजर डायग्राम हो गया, किसके लिए, इंडक्टर के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज एसी थ्रो. Capacitor only. Suppose we have a capacitor of capacitance C, a source of EMF is connect across it, that is E is equal to E naught sin omega t. Okay, now we know that Q is equal to, बताओ कितना होता है, CP, या CE लिख सकते हो. ओके, क्योंकि ईएमएफ कितना लगाया है, ई लगाया है, ई की वैल्यू रिप्लेस कर लो, तो Q इज इक्वल टू सी और E इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, टेकिंग डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड. ओके, तो बताओ ये हो जाएगा डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू सी, और ई नॉट बाहर हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी. ओके, तो बताओ जरा डी क्यू ओवर डी टी ये बना करंट, सी ई, बताओ इसका डिफरेंशियल क्या बना, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, है नहीं, जो डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रल में यही चीज डिवाइड में चली जाती है. तो I इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा
कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, तो हम देखो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ये देख लो, I इज इक्वल टू ई नॉट, और हम 1/ओमेगा c कर देते हैं। ओके, क्या करा, 1/ओमेगा c कॉस ऑफ ओमेगा टी, बट 1/ओमेगा c ये क्या है आपका xc, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हियर। देखो जरा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वही सिमिलर है, द रेजिस्टेंस विच ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ओके, क्या है, द रेजिस्टेंस विच ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। इसकी यूनिट क्या रहेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है एक तरीके का जो कि कैपेसिटर अप्लाई कर रहा है, यूनिट सिमिलरली क्या रहेगी, ओम रहेगी। आप एक्सी को इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/2 पाई न्यू इंटू सी। ओके, फॉर डीसी अगर मैं कहूँ डीसी के केस में इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, तो फॉर डीसी न्यू बेटा 0 होगा, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 0 हर्ट्ज होती है। ओके, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 0 हर्ट्ज, तो समथिंग अपॉन 0, तो एक्सी कितना रहेगा, इनफाइनाइट। ओके, एक्सी कितना रहेगा, इनफाइनाइट। तो डीसी के केस में ये जो कैपेसिटर है वो आपका इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, इसी वजह से डीसी कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर। ओके, एंड कॉस ओमेगा टी है, देखो कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओके, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, 90 प्लस थीटा। तो देखो जरा, दोनों अप्लाई कर लो इस इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो बताओ क्या आएगा, I इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एक्सी एंड साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओके, बट ई नॉट ओवर एक्सी ये क्या बन जाएगा आपका आई नॉट, दैट इज EMF ओवर रेजिस्टेंस, that is the maximum value of current। तो बताओ I इज इक्वल टू, इक्वेशन आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो हियर वी कंक्लूड दैट द करंट लीड द EMF बाय एन एंगल π/2। मतलब कैपेसिटर के अंदर करंट आगे रहेगी कितने डिग्री से, π/2 से, और इंडक्टर के अंदर यही करंट पीछे रहेगी π/2